नमस्ते। गुड इवनिंग। आप सभी के बीच में डॉक्टर हरविंदर सिंह हैं और मैं सर का स्वागत करता हूं। अम, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि आज का जो हमारा कनेक्ट है वो हम लोगों ने क्यों किया हुआ है। तो उससे पहले मैं डॉक्टर हरविंदर सर का स्वागत करता हूं। सर के बारे में आप सारे लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक सर के बारे में थोड़ा इंट्रो देना पसंद करूंगा। देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर हरविंदर सर जो हैं, ये इन्होंने इनका एजुकेशन है जो ये है यम फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स है। और सर प्रिंसिपल थे फार्मेसी कॉलेज में। सर की बुक्स है जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में चलती है। जो बुक है वो एक फार्मास्यूटिक्स है। फार्मास्यूटिक्स आप लोगों को मालूम रहेगा कि जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका पूरा प्रोटोकॉल जिसमें पढ़ाया जाता है फार्मेसी के जिस ब्रांच में, उसका नाम होता है फार्मास्यूटिक्स। इसके साथ में सर जो हैं ये सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं अल्केमी रिसर्च लैब का। आप सभी लोगों को मालूम है अल्केमी रिसर्च के बारे में। अल्केमी रिसर्च के साथ में सर की अभी जो कंपनी है अटवाल लाइफ साइंस, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ साथ में पहली ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेदा न्यूट्रास्यूटिकल सारे सेगमेंट में काम करती है। आम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो सर हैं को ऑथर, हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैट्रिया मेडिका बुक है, इसके साथ में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बहुत रिक्वायरमेंट थी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत कम है जो सिलेबस वाइज बुक है। तो सर का सहयोग था और हम लोगों ने एक बुक जो निकाली थी, इसमें दो वॉल्यूम, इसका दो पार्ट आ चुके हैं। एक है रेस्पिरेटरी और कार्डियो पर और एक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर। इसके साथ में एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो सर जो सीसीएम इंस्टीट्यूट है बठिंडा में, फ्री एजुकेशन एवरी सैटरडे को रहता है। और ये हमारा सीएलएस काउंसिल और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बहुत ही सौभाग्य है कि सर का इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। और सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं, इनका भी एक सौभाग्य है कि इनको फ्री में जो लेवल पर एजुकेशन चाहिए वो मिलता है। इसके साथ में हमारा अटवालियज हॉस्पिटल भी है जो बठिंडा पंजाब में है। तो देखिए, बात ये होती है कि हम लोग कुछ रिजल्ट देते हैं या हम लोग बहुत सारे रिसर्च करते हैं। अब उसमें डेटा कहाँ से चाहिए, तो इस अटवाल ये हॉस्पिटल जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हॉस्पिटल है, इसमें से हम लोगों को डिटेल पेशेंट का डेटा जो रहता है वो मिल जाता है। इसके साथ में हमारे हजारों डॉक्टर हैं जो हमारी क्लास अटेंड करते हैं, सर की क्लास अटेंड करते हैं, वरिंदर मैडम की क्लास अटेंड करते हैं। और ये इसके बाद वो डेटा प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। आर्टिकल बहुत सारे हमारे, मैं और सर हम लोग मिलकर अप्रोक्सीमेटली अभी तक हमारा 31 रिसर्च आर्टिकल आया हुआ है जो कि इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, पबमेड में पब्लिश हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, जो सारी चीज़ें हमने आईडीसी में दी हुई है। अब बात करते हैं, अगर देखिए सर का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है फार्मेसी में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी में, तो एक बहुत ही एक मेडिकल एक्सपीरियंस है। और जो मेडिसिन की एक से एक रोज नई रिसर्च हम कर रहे हैं। इसके साथ में मैं स्पेशल थैंक्स सर को बोलता हूँ कि जो सर मेरे मेंटर हैं, गुरु हैं। और जो मेरा पीएचडी हुआ है आप लोगों को मालूम है, तो उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान था। मेरा जितना भी रिसर्च हुआ है मेडिसिन से रिलेटेड, सारे अल्केमी रिसर्च में हुए हैं। और ये डिटेल हमने सारे गवर्नमेंट में दिया हुआ है। उसके एनालिसिस से लेकर सारी चीजें, जो एनालिसिस प्लांट्स का सोर्स, प्लांट कहाँ से परचेज कर रहे हैं, ला रहे हैं, सारे ऑथेंटिक डेटा, सब कुछ हम जो लैब का था वो सारा दिए। और थैंक यू एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बार मैं थैंक यू बोला हूँ लेकिन वो ऑफलाइन में रहता है। तो सर शायद लोगों को, ज़्यादा लोगों को रीचेबल नहीं है। तो इस समय लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मुझे लगा कि मैं ये बातें आप लोगों के बीच में लाऊं। और एक बात और है कि अगर कोई पीएचडी प्लान कर रहा है, प्रॉपर पीएचडी जिन्होंने एटलीस्ट एमएससी किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है, ऐसे लोग अगर करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर, तो हम लोग आपको ओपन सपोर्ट का बता रहे हैं कि आप हमारे पास आइए। हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे, जो भी सपोर्ट हमसे हो जाएगा वो करेंगे ताकि हमारे पास अच्छा से अच्छा ऑथेंटिक डेटा आ सके। अब इसके साथ में देखिए, आप लोगों को पहले मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों को डिटेल दे देता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन फार्माकोलॉजी। मेरा जो मैं प्रॉपरली मैं एम फ्रॉम फार्माकोलॉजी हूँ, इसके बाद मैंने पीएचडी फार्माकोलॉजी था। जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लांट्स था। तो इसके बाद मैंने अभी जस्ट रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय एलएलबी। मैं लॉ का भी मुझे थोड़ा बहुत तो जानकारी हो गई है।
मुझे लगता है मुझे जो जानकारी है वो आप लोगों को हेल्प हो सकता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर को हेल्प हो सकता है, अगर आपको कुछ इश्यू है तो। बहुत सारे वीडियो इससे पहले हम लोग बनाए। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द वीडियो एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट, मेनी रिक्वायरमेंट वी आर गेटिंग फ्रॉम द आवर डॉक्टर, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं उनका। नॉट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो हमारी वीडियो देखते हैं हम ओवरऑल पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को रखते हैं। इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि एक एक्सपर्टीज को हम लोग लाएं और एक हम लोग प्रॉपर एक वीडियो बनाएं, ताकि आप लोगों को और ज्यादा जानकारी मिल सके। तो वंस अगेन वेलकम सर, एंड थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम टू अस एंड फॉर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। um, तो जस्ट सर को हैंड ओवर करने से पहले मैं एक आपके आज के टॉपिक के बारे में आज बताना चाहता हूँ। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव होने वाला है। कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को मे भी उनको कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन का हमेशा वेलकम करते हैं। आप कभी भी आपको एड ऑन सजेशन चाहिए तो सबका हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है, फोन नंबर है, सबके पास है। आप लोग हमेशा हमारे पास पहुंच सकते हैं। तो जो अब मेन मुद्दे पर आता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन के ऊपर है। देखिए आप यूट्यूब पर या कहीं पर भी आप सुनेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन पर मिल जाएगी। आज हम लोग जो बताने वाले हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन आप पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन देना क्या वैलिड है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन क्या मैन्युफैक्चरिंग करना वैलिड है। इसके साथ में हम ये भी बताने वाले हैं कि क्या आयुष, जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये पूरी जो पैथी है, जो अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं, वो क्या उसमें इंजेक्शन अलाउ है, गवर्नमेंट ने क्या बैन किया हुआ है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग है आप मार्केट में पा रहे हैं आयुर्वेदा के इंजेक्शन, होम्योपैथी के इंजेक्शन, यूनानी के इंजेक्शन। सो ये जो क्वेश्चन था, हम बहुत सारा रिक्वायरमेंट, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को पिंग किया। तो मैं और डॉक्टर हरविंदर सर, हम दोनों ने जो कोलेटेड क्वेश्चन थे, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पर क्लियर करें। अभी मैं थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, मैं हैंड ओवर करता हूँ सर को। सर आप आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप जो टॉपिक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन का, आप फार्मास्यूटिक्स में एमकॉम है और काफी अच्छा रिसर्च है। तो सर आप मुझे हम लोगों को बताइए। जस्ट एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए आजकल जो लोग वीडियो बनाते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर, इंजेक्शन की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, भाई साहब उन्होंने प्लांट्स देखे ही नहीं है। ठीक है, पढ़ के लोग वीडियो बना, थियरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ पर मैंने जो इंट्रो में ही बताया कि अगर आपको पेशेंट का डेटा चाहिए तो हमारे पास हॉस्पिटल है, अगर आपको फार्मेसी का डेटा चाहिए तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और अगर आपको एसोसिएशन का डेटा चाहिए, भूल गया था मैं, हमारे पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन है। सर वाइस प्रेसिडेंट हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन के। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो आज का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन का स्कोप क्या है, क्या इसको बना सकते हैं, आप इस पर प्रकाश डालिए सर। एज अ फार्मास्यूटिशियन आपसे पूछ रहा हूँ, आप फार्मेसी के जानकार हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। थैंक यू सुरेंद्र सर। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ आपका भी, आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। और दूसरा थैंकफुल है आपने एसोसिएशन का नाम थोड़ा सा लेट लिया है। तो सबसे पहले तो थैंकफुल है हम डॉक्टर परमिंदर पांडे जी का, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। और इस प्लेटफॉर्म पर एक साइंटिफिक रिसर्च जो है हमारी टीम क्रिएट की है, जिसमें फार्माकोलॉजिस्ट से लेके फार्मास्यूटिक्स से लेके क्लिनिकल ट्रायल्स पर लेकर क्लिनिकल रिसर्च पर लेके हमारी पूरी टीम्स हैं। और उन टीम्स में जो है हम बहुत ही अच्छी तरह जो है अपना एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और डाटा कलेक्ट करके जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनी हुई है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, उसको हम टाइम टू टाइम जो जैसा वो मांगते हैं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी है वो अप्रूव्ड हो सके। तो उन सब बातों को छोड़कर जो हमारा करंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोपैथी इंजेक्शंस। सर इलेक्ट्रोमोपैथी इंजेक्शंस में जो है इस टाइम पे काफी सारा अच्छा अच्छा ही कह देंगे हम तो, जो लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, और साथ में इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स का और नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर का हमारे पास फोन आया, आपके पास भी आया रहेगा सर। तो उसमें जो है उन्होंने ये कहा भी सर हम इसमें कंफ्यूज्ड हैं, आप बताइए भी हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है कैसा है।
तो उसके लिए वो टॉपिक्स को सारा क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा एज अ फार्मेसी एक्सपर्ट कि सर ने बताया जैसा भी मैं फार्मास्यूटिक्स हूं, तो इंजेक्शन है क्या? अगर जी हम सर। बात करें इंजेक्शन है क्या, इंजेक्शन क्या है सर? पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रेदर देन दी ओरल, टॉपिकल, रेक्टल, इन सब रूट से अगर हम बात करें, अगर हम फार्मेसी में जाएंगे तो फार्मेसी की बुक्स में हमने सारा इसको एक्सप्लेन भी किया है, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अलग अलग रूट्स हैं जिसमें हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो उसमें से एक रूट जो है हमारे पास वो है एक पेरेंटल रूट, जिसमें आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन, आईए, आईवी, इवन सीधा जो हार्ट में भी हम इंजेक्ट करते हैं, वो सारे रूट्स हमारे पास पॉसिबल है। बट अगर हम ध्यान से इन बातों को सब देखें तो ये सब रूट्स हमारे पास इमरजेंसी रूट्स है। इमरजेंसी रूट्स का मतलब होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब पेशेंट कोई इमरजेंसी में चला जाता है तो उस टाइम पे हमें जो है पेरेंटल रूट को प्रेफर करना पड़ता है, ताकि वो फर्स्ट पास इफेक्ट में चला जाए, सीधा हम उसे जो है इंजेक्ट करके एज अ लाइफ सेविंग टूल इसको यूज कर सके। सुरेंद्र सर खुद फार्माकोलॉजिस्ट है, मतलब इनको तो नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी, इनको ये सब चीजें पता है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, इनको तो ये भी पता है भी आगे जाके एक्ट कैसे करेगी। अब मेरे कुछ सवाल है इलेक्ट्रोमोपैथी डॉक्टर से, भी साहब हमारे पास कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें हमें इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, और ये इंजेक्शन वजूद में कब आए और कैसे इनको हम यूज कर रहे हैं और कैसे हम इनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप पुरानी बुक्स उठा के देखोगे, जो पुराने राइटर्स हैं, सबकी बुक्स में लास्ट के पेजेस में इंजेक्शंस का वेरवा है। इंजेक्शन नंबर 1, इंजेक्शन नंबर 2, इंजेक्शन नंबर 3, इंजेक्शन नंबर 4, इंजेक्शन नंबर 5, ऐसा करके दे रखा है। इवन रीजनल बुक्स में, जैसा पंजाब में है, तो जो रीजनल राइटर्स थे, टीका नंबर 1, टीका नंबर 2, टीका नंबर 3, ऐसा करके उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। सेम एज द एलोपैथी यूज्ड एज अ मिक्सचर्स, जो मिक्सचर यूज करते थे हम, अगर पुराने लोग बैठे हैं हमारे पास तो उनको पता होगा, जब भी कभी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे बोलते थे भैया दवाई लेने आना तो शीशी साथ में लेके आना, और फार्मासिस्ट वहां पर डिस्पेंस करता था मिक्सचर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंजेक्शन का इन्वेंशन हुआ, और इंजेक्शन जो है आने हुए, बट वो सारे आईएम हुए, इंट्रामस्कुलर, वायल्स की फॉर्म में हुए। आजकल मैंने एम्प्यूल्स की फॉर्म में भी देखे हैं कुछ, वो वायल्स की फॉर्म में हुए, और हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, और इंट्रोड्यूस करके और उसका बोलते हैं जी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक्चुअली ये कोई भी डोज है, अगर हम उसे बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, बॉडी में अगर लगाएंगे, तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही, फार्माकोलॉजिकल आएगा, चाहे वो एडवर्स इफेक्ट आए चाहे वो इफेक्ट आए। बट बात यह है भी क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इंजेक्शन जायज है, या इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इंजेक्शन को यूज करना चाहिए? क्यों संदर सर, ये एक सवाल है जिसमें नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड है। अच्छा सर, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ सर। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने कि इलेक्ट्रो मीन्स इंजेक्शन रिक्वायरमेंट कब है। ये तो आपने होप आप लोगों को, जो भी लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर या नॉर्मल पब्लिक, उनको भी समझ में आया होगा कि इंजेक्शन का रिक्वायरमेंट कब होता है। हमेशा इमरजेंसी में हम लोग इंजेक्शन देते हैं। अब देखिए सर, अभी बैकग्राउंड में दे देता हूँ, ये वीडियो का मकसद भी यही था। पहले अभी आपने बोला कि इंजेक्शन हमें नंबर में आते थे, और आपने पंजाब में भी बताया कि वो कैसे चल रहे थे वो बताया। अब ये जो हमारे पुराने राइटर हैं, हमारे वीडियो भी बनाने का मकसद, किसी भी राइटर या कोई भी जो ऑथर हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, जितने भी सीनियर हैं, किसी के नॉलेज के ऊपर कभी भी हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लीगल पॉइंट है हम लोग वो बताना चाह रहे हैं, ताकि आपको फ्यूचर में, जो 2024 में हम लोग बैठे हैं और हम जो यूज कर रहे हैं चीजें, वो 83 में ही बंद हो गई हैं। अब मैं उस पे आ रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों को इंडिया में मालूम है कि रजिस्टर्ड पैथी जो है आयुष में, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवर, अभी करंटली में जो ये नेचुरोपैथी ये चल रही है, जो अल्टरनेटिव है। अब अगर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। सर भी ऐड कर सकते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 सर।
उसके हिसाब से उसमें कुछ चीजें दी हुई है, उसमें हम लोगों को मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करते हैं वो हमें उसमें मालूम पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने 1983 में एक अमेंडमेंट लेकर आई है। अब मैं लॉ स्टूडेंट था, अब तो वकील हो चुका हूँ, तो आपको थोड़ा मैं उसमें इंटरेस्ट भी हो गया है। तो आपको बताऊं कि 1983 में एक अमेंडमेंट आया। वो अमेंडमेंट के हिसाब से आयुर्वेदा इंजेक्शन जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, ठीक है, जो भी अल्टरनेटिव के थे उनका मैन्युफैक्चरिंग को बैन कर दिया गया, उनको रोक दिया गया। अब उसका रीजन क्या था, देखिए जो उनका हाँ सर, प्रिंसिपल। थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूं मैं, आप उसके बाद कंटिन्यू करना। जी श्योर सर। जैसा आपने बताया, ये हमारे ही दौर का बात है। आयुर्वेदा में भी इंजेक्शन आया करते थे, होम्योपैथी में भी इंजेक्शन आया करते थे, यूनाना सिद्धि में भी इंजेक्शन आया करते थे। सब लोग इंजेक्शन यूज करते थे, इवन अच्छी अच्छी कंपनीज की, वेन जो रिनोड कंपनीज है डाबर के या इसके, सबके इंजेक्शन आया करते थे। बट उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब ये क्यों बैन कर दिया, या उनके पीछे रीजन क्या था, वो एज अ लॉ एक्सपर्ट आप बता सकते हो। हाँ थैंक यू सर। तो सर इसमें देखिए रीजन एक था गवर्नमेंट का कि पहली बात तो जो क्वालिटी होती है, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है, डोज उसका जो होता है, और जो क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर होता है, वो 1983 में थोड़ा कंसर्न, उससे पहले कंसर्न थे। आजकल तो एडवांस बहुत हो गई है, सारी सिस्टम है एडवांस हो गई है। लेकिन उनका जो देखिए बेसिक बोलने का मतलब ये था कि जो आयुर्वेदिक, यूनानी, सीधा, होम्योपैथी है, these are the traditional system of medicine and should adhere to their traditional practice, not the modern system of medicine, how the modern system of medicine behave। और अगर आप देखिए, जिस मैं समरी एक दे देता हूँ सर, कि क्या होता है कि मतलब अगर आप एज मीन्स अगर आप लॉ के हिसाब से जाओगे तो जो एमसीए का रूल है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एज पर दैट 1956 में एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन दे सकते हैं। आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो इंजेक्शन दे सकते हैं, अगर उनको उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उनको अथराइज किया हुआ है तो। सर ये टॉपिक मैं 2 मिनट लूंगा अगर आपका परमिशन रहे तो, नहीं तो बाद में भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, जी जरूरी है ये। जी। सो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा डॉक्टर जो भी हैं, आप इंजेक्शन आयुर्वेदा वाला ही नहीं, जो एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हैं, वो कोई कोई गवर्नमेंट है जो अलाउ किया हुआ है, जो आपको परमिशन है आप दे सकते हैं। बट अगर आप रूल से जाओगे तो इंग्लिश डॉक्टर को देना चाहिए इंजेक्शन। अब एक क्वेश्चन और आया था, कैन आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी डॉक्टर गिव द इंजेक्शन टू अ पेशेंट एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फिर से उसका देखिए, हम लोगों ने इसके बहुत सारे आर्टिकल देखे हैं, जिसमें यह है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी provide the guideline for, but administration of injection is mostly restricted to एलोपैथी practitioner। तो इन्होंने, जो उनकी काउंसिल है, उन्होंने खुद बोला है कि आप जो ट्रेडिशनल है उसमें प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आयुर्वेदा या होम्योपैथी की काउंसिल ने प्रमोट नहीं किया है एलोपैथी मेडिसिन को। अब देखिए, एक और क्वेश्चन था कि आप सब सर ने इससे पहले भी ऐड किया था कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, इस समय मार्केट में आप जाएंगे तो कोई भी इस पैथी के आयुर्वेदा के इंजेक्शन आप खोज लीजिए, और अगर है तो प्लीज बताइए। अगर नहीं ये है सर, नहीं, ये नहीं है नहीं है तो फिर हमारे होम्योपैथी, या होम्योपैथी में भी नहीं है तो हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंजेक्शन क्यों आ रहे हैं, ये क्वेश्चन था। और सर। ये थोड़ा सा एक, इसको आप बाद में कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा जी सा एक ये बताना चाहता हूँ। भी सबसे बड़ी बात यह है भी, इंजेक्शन को कब दिया जाता है। जी सर इसके दे अलग अलग रूट्स हमने बताया। हम्म, सबकटेनियस है, आईवी है, आईएम है, इवन आईए भी है, सारा है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो एक सिंपल सा सवाल है हमारे फिजिशियन से या जो मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रोमोपैथी इंजेक्शंस के, आईएम ही क्यों, आईवी क्यों नहीं, नंबर वन। दूसरी बात, हम इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं, ड्यू टू दी बायोअवेलेबिलिटी, हम अपनी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। पर यहां पर तो हमने कोई भी सिंथेटिक ड्रग यूज नहीं किया, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यूज नहीं किया। हमारा जो बेसिक है, हमारा इलेक्ट्रोमोपैथी का जो बेस है, दैट इज अ बैक टू द नेचर। यानी हम लॉ ऑफ नेचर को जो है फॉलो करते हैं, नेचुरल चीजों को यूज करते हैं। अगर हमें आईएम में जाना पड़े, आईवी में जाना पड़े, और हम उसका सिंथेटिक डेरिवेटिव निकालें,
तो फिर उससे अच्छा जो है मॉडर्न प्रैक्टिस के अंदर जाना जो है वो ज्यादा बेटर है। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है सर कि इंजेक्शन कब दिया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। हमारे पास इमरजेंसी के लिए जब नेचुरल सबलिंगुअल रूट है, रेक्टल रूट है, जिसमें फर्स्ट पास इफेक्ट है, सेम एज द मॉडर्न मेडिसिन, फर्स्ट पास इफेक्ट है, तो हम आईएम इंजेक्शन को क्यों यूज कर रहे हैं? फिर दूसरी बात, एज अ फार्मेसी एक्सपर्ट जो हम इंजेक्शन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या हम जो उसके पैरामीटर्स है स्टैंडर्डाइजेशन के, क्या वो पैरोजन फ्री है? उसकी एसोटोनिसिटी है जो, वो हम उसको मेंटेन कर रहे हैं? बायोअवेलेबिलिटी पर हमारा कोई उसमें मॉनिटरिंग है? और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है जिसमें हम बिल्कुल ही अलग हैं, वो है भी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसे हमें आईएम में जाना पड़ा या आईवी में जाना पड़ रहा है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में क्रोनिक पेशेंट है, जब हम सीधा टंग पर अपना रैपिड डोज दे देते हैं तो वो भी सेम एज आईवी काम करता है, तो हम आईएम में क्यों जा रहे हैं? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर भी कहीं ना कहीं जैसे हमारा इलेक्ट्रोहोमोपैथी में लोग डिमांड करते हैं भी लिक्विड की जगह पर हमें पील्स दे दो सर। पील्स का मतलब होता है भी होम्योपैथिक के साथ जाके मिल जाए कहीं। इंजेक्शन का मतलब है भी उसकी आड़ में हम, हो सकता है कुछ लोगों का, हो सकता है मैं गलत हूं इस बात पर कहीं ना कहीं इंटेंशन हो सकता है कुछ लोगों की जो हमसे एज अ फार्मेसिस्ट मतलब फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड करते हैं, सर इंजेक्शन बनाओ। तो भैया क्यों बनाओ इंजेक्शन, जब हम सेम एज इंजेक्शन, सेम एज आईवी, उसका रिजल्ट हम डिल्यूशन में दे रहे हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट दे रहे हैं, सबलिंगुअल रेट में दे रहे हैं, तो आपको इंजेक्शन क्यों चाहिए? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मंशा है हमारे इलेक्ट्रोमोपैथी डॉक्टर्स की, वो ऐसा लगता है वो इंजेक्शन इसलिए चाह रहे हैं ताकि वो अदर पैथीज को भी साथ में कर सके। सोचना है मेरा, ऐसा हो या ना हो वो अलग बात है। तो इसीलिए जो है इंजेक्शंस का जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स इतने फास्ट है सर सबलिंगुअल रूट में। सर जब कभी सीएचएफ की प्रॉब्लम आती है, कार्डिक हार्ट फेलियर की बात आती है, तब भी हम इंजेक्शन नहीं देते। क्या देते हैं? सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जीभ के नीचे रख देते हैं। जब अस्थमैटिक अटैक आता है तब हम क्या करते हैं? इंजेक्शन नहीं देते डायरिफेलिन का, हम उसे सीधा स्प्रे देते हैं। यानी उस टाइम पे मॉडर्न मेडिसिन भी जो है फर्स्ट पास इफेक्ट को जो है प्रेफर करती है। हम क्यों इंजेक्शन के पीछे भाग रहे हैं? ये करेक्ट एक सर। पॉइंट है। दूसरी बात, एज अ लॉ एक्सपर्ट सर, जैसा कि आप जो है फार्माकोलॉजिस्ट तो हो, आपने फार्माकोलॉजी किया है, आप आर्टिकल रिव्यू करते हो, और साथ में जो है आप एक रिसर्च एसोसिएट भी हो पूरी हमारी टीम के। तो मैं आपसे एक बात जो है इसका लीगल एसेट सर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं उनको इनका लीगल एसेट भी बताइए सर। भी अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, क्या वो लीगल है? क्योंकि मुझे पता है अभी आपने टॉप किया है जो है लॉ में, तो सर की जो डिग्रीज है, आप सबका पूरा जो है आशीर्वाद एम है। फार्मा किया, पीएचडी किया, और उसके बाद लॉ भी कर लिया, और लॉ में भी टॉप किया सर ने। थैंक ठीक यू है। सर, तो थैंक यू तो सर। उसमें जो है मुझे ये बताइए सर, हमें दो चार चीजें जो है इलेक्ट्रोमोपैथी डॉक्टर्स को पूरा क्लियर करिए। सबसे पहली बात सर, क्या इलेक्ट्रोमोपैथी में इंजेक्शन वैलिड है? अगर वैलिड है, कब तक थे, क्या आज भी है? और अगर आज भी कोई यूज कर रहा है या आज भी बना रहा है, तो उसकी क्या लीगल जो है उसका सारा वो प्रोसेस है? या फिर भी अगर यूज कर रहा है तो क्या उसका हमें बेनिफिट हो सकता है, क्या हमें पनिशमेंट्स मिल सकती है, क्या सारा कर सकता है, उसको क्लियर कर दीजिए सर प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। मैं यही क्वेश्चन मतलब आप पूछ लिए सर। हाँ सो अब देखिए सर, जो वैलिडिटी सर, ये का मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है, ये हाँ नंबर सर, ऑफ डॉक्टर्स है, नंबर ऑफ नंबर द ऑफ डॉक्टर्स, जी इलेक्ट्रोपैथी सर। फिजिशियंस है जो डाउटफुल है इसमें। जी सर। तो सर देखिए, जो वैलिडिटी है इंजेक्शन का, तो मैंने जो बैकग्राउंड देना चाहा, तो हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो छोड़ दीजिए, हम लोग अंडर कंसिडरेशन है, अभी तक रिकॉग्नाइज तो नहीं हुई है। ये आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी को भी नहीं है, तो हम कहाँ से आ गए? उनको भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, तो हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग का सवाल ही नहीं उठता है ये। और जो पहले इंजेक्शन बन रहे थे 1983, जो अमेंडमेंट आया उसके पहले के इंजेक्शन बन रहे थे, तो उन्होंने प्रॉपर वे में किया था। आयुर्वेदा में भी इंजेक्शन मिल गए, होम्योपैथी में इंजेक्शन आपको उस समय मिल गए थे, बीच में भी मिल गए थे।
बीच में भी लोग चोरी छुपे बेच रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है। अगर कोई अनऑथराइज इलीगल तरीके से अगर कोई इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहा है तो उसको 1 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप दे रहे हो तो डिपेंड करता है सिवियरिटी। अब आपको एक डेटा बता देता हूँ सर, बड़ा मस्त डेटा है। हाँ, लोगों को मालूम होना चाहिए। गलत इंजेक्शन के, डब्ल्यूएचओ का डेटा है सर, 2022-23 का डेटा है। डब्ल्यूएचओ ने बोला हुआ है गलत इंजेक्शन देने की वजह से अप्रोक्सीमेटली 26 लाख डेथ होती है। 26 लाख डेथ होती है सर। ऐसे चीजों में क्यों हम पढ़े जहां पे डेथ होने का चांस होता है, जहां पे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट हमें ऑथराइज किया हुआ है गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम उसी रिसर्च और डेवलपमेंट में तो इंजेक्शन भी बना रहे हैं। भैया बनाओ आप, ठीक है। आपको मालूम है क्राइटेरिया क्या है सर, आप डिस्कस कर रहे थे। तो आप क्वालिटी की क्राइटेरिया में आप बिना गूगल देखे तो मोस्टली लोग नहीं बता पाओगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को अगर बनाने का शौक है इंजेक्शन, तो आप एक तो पहले बात प्लांट्स बनाओ जहां इंजेक्शन बन सकता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो रेगुलेट करती है, एटलीस्ट हमारा रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है, तो भी जो आपका प्लांट्स है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो आपके जहाँ पे बनना चाहिए फैसिलिटी है, फैकल्टी है, एजुकेशन कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो लोग तो होने चाहिए। इसके साथ में देखिए आयुर्वेदा, यूनानी, इन लोगों को क्यों ट्रेडिशनल थे इसलिए बैन किया गया कि आज जो लोग इंजेक्शन बनाते हो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, और आप बोलते हो ये प्रमोशन डेवलपमेंट में है, तो आप बताइए इंजेक्शन जो बनाने का जो इंजेक्शन फैक्ट्री रहती है, उसको जो क्वालिटी टेस्टिंग होती है, पायरोजन टेस्टिंग है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, पोटेंसी की टेस्टिंग है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, आप लोग ये कर पाते हो? अगर आप ये कर पा रहे हो तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। ये सारी चीजें, ये डिटेल भी हम आईडीसी को बताएंगे ये। सर अगर कोई फार्मेसी जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नॉर्म्स को पूरा कर ले इंजेक्शन और इंजेक्टेबल यूनिट का, तो जी, मुझे नहीं लगता अभी उसको इसमें मत्था मारने की जरूरत है। वो मेरे ख्याल से एलोपैथी वाले इंजेक्शन एलोपैथी बनाना में शुरू कर जाएगी सर देगी, ये जो, एलोपैथी में जाएगी। सर यही चीजें तो हमारी जो रजिस्टर्ड पैथी है वो नहीं पूरा कर पा रही थी, इसके लिए तुमको। क्योंकि सर देखिए, आप अगर इंजेक्शन देते हो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। ये आपने अभी डिस्कस किया था बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो चीजें हम लोग अगर ओरल में जो रिजल्ट हम ले पाएंगे, अगर वो रिजल्ट से वो इसी रिजल्ट के लिए हम इंजेक्शन दे रहे हैं और उसमें पेशेंट के जान को खतरा है, खतरा है। तो हम ऐसी चीजें क्यों यूज कर रहे हैं? और सर जो लोग, सबसे एक बात मैं और अमिट करना चाहता हूं जी, भी, अगर हम इंजेक्टेबल में जाते हैं हम्म, तो यहाँ पर है इंजेक्टेबल का एक सबसे बड़ी जो है, जब हम उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज में जाते हैं तो एडवांटेजेस में बढ़ा जाते हैं बेशक भी नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट के लिए वो है डोज कम लगती है, बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है। पर जब हम डिसएडवांटेजेस में जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक डिसएडवांटेजेस वो होती है, क्वालिफाइड स्किल पर्सन आर रिक्वायर्ड। यानी एक जानकार स्किल्ड पर्सन वो उसके लिए इंजेक्शन देने के लिए रिक्वायर्ड है। अब बताइए सर, हमारे जो सिलेबस है उसमें कहीं भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग का जिक्र नहीं है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग का अगर जिक्र है तो हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ जो डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्पिटल में है। अगर हम फार्मेसी वालों की बात करें तो फार्मेसी का भी 500 आवर्स का जो है, चाहे वो डिप्लोमा का है चाहे कुछ का है, तो उसको 500 आवर्स जो है एक मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल में 500 आवर्स करना पड़ता है। सेम एएनएम जीएनएम सबको करना पड़ता है, एमबीबीएस को भी करना पड़ता है, और साथ में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी करते हैं मॉडर्न मेडिसिन का। होम्योपैथ नहीं करता। इलेक्ट्रोमोपैथ तो अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो क्या करेगा। जब हमने इंजेक्शन लगाने का ट्रेनिंग ही नहीं लिया, ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं लिया, फिर हम उसको कैसे इम्पार्ट करेंगे, कैसे हम उसको इंजेक्ट करेंगे। तो सर ये कंट्रोवर्शियल मैटर है, जो लीगल मैटर है इसको आप ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेन कर नहीं सकते हो और सर, आप वही बढ़िया बता वही सकते सर, हो। वही मैं बता रहा था कि ये अगर आप इंजेक्शन देते हो। और एक बात और बता रहा हूँ, देखिए मैं प्रैक्टिशनर के लिए, हित के लिए बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर हरविंदर सर ने इंजेक्शन बना के दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप हरविंदर सर से आप एक जीएसटी की बिल ले लेना, पक्की बिल ले लेना, जो पेपर पे लिख के देंगे हरविंदर सर वो बिल मत लेना। आपके सेफर साइड बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिशनर है उनके सेफर साइड, सर जितने इसमें भी। देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग में कहीं इंजेक्शन लीगल होता तो मैं तो एलिजिबल पर्सन हूं ना सर। सर वही बता रहा हूँ, ये लीगल ही नहीं, इसलिए तो मैं हाँ, आपका नाम लिया कि तो इसीलिए आप मैं नहीं बना रहा। हाँ। लोगों को बुरा न लगे, इसके लिए बता रहा हूँ। किसी से हमारी कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है।
आप रिसर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इंजेक्शन का भी कीजिए। लेकिन 1983 के बाद, अमेंडमेंट के बाद आप अगर इंजेक्शन बना रहे हो तो ये एज पर लीगल आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और प्रैक्टिशनर के सेफ साइड के लिए आप प्रैक्टिस करो, अगर आप इंजेक्शन किसी से ले रहे हैं तो लीजिए। खाली ये काम कीजिए कि आप उनसे बिल ले लीजिए, पक्की बिल लेके रखिए, ताकि आप कभी कुछ आप इंजेक्शन से होता है, आपके ऊपर क्लेम होता है, तो आप बता दीजिए कि मैंने इस मैन्युफैक्चरर से लिया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरर भी लपेटे में आना चाहिए, ताकि वो क्लियर वो बताएं। इसलिए इंजेक्शन, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लीगल वे में इंजेक्शन आप मत दीजिए। फार्माकोलॉजिकल वे में सर ने बहुत अच्छा समझाया, मैं भी बता देता हूँ कि जो सबलिंगुअल हम लोग देते हैं वो बहुत अच्छा काम करती है, उसकी बायोबिलिटी बेटर होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो। तो ये इंजेक्शन की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हो फिर भी तो आपका रिस्क है, हम लोग अभी भी आपको मना नहीं कर रहे हैं, आपके रिस्क पर आप कर सकते हो। लेकिन एक पैथी के हित में, अगर हमारे पास, हम लोग अभी तक आईडीसी में जो गए थे तो हम सारे लोग बोलते हैं कि वी डू नॉट हैव एनी मोर्टेलिटी रेशियो, मतलब हमारे मेडिसिन से अब तक डेथ नहीं हुई है। लेकिन भैया अगर आप इंजेक्शन दे दिए, किसी एनाफिलेटिक शॉक हो गया उसको, आपका इंजेक्शन से नहीं हुआ, उसको कभी कभी जो पेशेंट होता है इंजेक्शन के डर से उसको एनाफिलेटिक शॉक आ सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसको कभी कभी कोमॉर्बिडिटी जिसको बोलते हैं, कोमॉर्बिडिटी इज द कंकोमिटेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट। उनके जो बहुत सारी डिजीज है, आपके पास पेशेंट आया हुआ है डायबिटीज का, उसको उसको आप इंजेक्शन दे रहे हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया, अब ऐसा बताइए। नहीं सर, ऐसा मेरी एक बात सुनिए सर, जितने भी मैन्युफैक्चरर है सब आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं, हिम्मत है तो आईवी दे के देखिए ना, नहीं सर, मैं तो पता लग आईवीआईएम, जाएगा। सर मैं आईवीआईएम का नहीं बात कर रहा हूँ, हाँ, खाली मैं एक लीगल पॉइंट इनको बताना चाह नहीं रहा नहीं, था। लीगल पॉइंट में यही है सर, एक्चुअली आईएम का जो है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अब्सेस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। नहीं नहीं सर, तो मैं उसमें अभी नहीं नहीं, मैं उसमें मैं कोमॉर्बिडिटी आपको का, नहीं सर नहीं, मैं कोमॉर्बिडिटी, सर सुनिए, कोमॉर्बिडिटी हाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ ये इसके लिए बता रहा हूँ ना कि अभी तो एक दिन, थोड़े दिन पहले ना एक यूनानी डॉक्टर पे केस हुआ था। अब कोमॉर्बिडिटी ये रहता है कि आप डायबिटीज का पेशेंट ट्रीट कर रहे हो, आपका पेशेंट को कार्डियक इशू भी है, आपने इंजेक्शन लगाया, आपके इंजेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं अंडरलाइन डिजीज कंडीशन। आपके इंजेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप इंजेक्शन लगाओगे, पेशेंट अब 10 मिनट के बाद उसका कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गया। अब भाई साहब इस केस में आपको ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो आपके इंजेक्शन की वजह से नहीं हुआ। सारे लोगों को मालूम है कार्डियक अरेस्ट उसको आपके इंजेक्शन से नहीं हुआ, पीएम में भी नहीं आएगा, आपका कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपने इंजेक्शन दिया है, इलीगल एक्ट किया हुआ है, आप फंसोगे, आप जेल जाओगे। तो सर ये मैं बोलना चाह रहा था कि ये कंडीशन क्या है आपके पास से, अब आप बताइए सर, सॉरी नहीं आपको नहीं, इंटरप्ट किया। मैं तो यही कह रहा हूँ सर भी, जितने भी इंजेक्शन है अगर इतना ही एफिकेसी है उसमें, इतना ही रिजल्ट है सारा, तो मैं तो ये गुजारिश करूंगा सारे जो हमारे मैन्युफैक्चरर है, भैया आईएम में क्यों जा रहे हो, आईवी में भी आओ ना, फ्लूइड सर भी लगाओ, आप सर सब ये कुछ तो, लगाओ। सर हाँ, ये मैं आप लोगों को एक बार डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि अगर आप कभी ट्राई कर रहे हैं आईवी तो प्लीज मत कीजिए, एकदम मत कीजिए। ये पूरा प्रोहिबिटेड है, आप करेंगे, आप सपोज आपके घर में कोई है, आप कैसे आप अच्छी मेडिसिन उनको देते हो, सेम वही पेशेंट भी हमारे लिए रहता है। अगर हमने कोई इंजेक्शन दिया, पेशेंट का लाइफ होता है, एक ही बार तो जिंदगी मिलती है, उसमें हमारे इंजेक्शन से किसी को कुछ इश्यू हो गया तो यार ये, मतलब मोरली भी हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, पूरी जिंदगी एक पछतावा होएगा। तो जो चीजें हमारे परव्यू में है, दो ओरल मेडिसिन सीखो, अगर आपको नहीं मालूम है तो बठिंडा में आके क्लास ले लीजिए, सर हमेशा 24/7 समझाने के लिए, बताने के लिए रेडी रहते हैं। और आजकल तो हम लोग थोड़ा बता रहे हैं कि ऑनलाइन भी बता रहे हैं, ताकि पूरे इंडिया में लोगों को मालूम पड़े, जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम लोग से आप पूछ सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको रिजॉल्व करने के लिए। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, एज अ मैन्युफैक्चरर, क्योंकि हमारे पास पूरा, हम खुद स्पेजरिक बनाते हैं अपना, खुद हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट, हमारे पास है पूरा, हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं पूरा सारा, बुक्स भी है हमारी, और पूरा हमने उसको किया। तो एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ लीगल एक्सपर्ट, मैं आपसे ये राय लेना चाहता हूँ कि एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे इंजेक्शन बनाने चाहिए। नहीं सर, एक बस खाली एक करेक्शन करूंगा, आई एम नॉट लीगल एक्सपर्ट सर, मैं लर्नर हूँ, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी लर्नर हूँ सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, कुछ सीख लिया हूँ, वही आप लोगों को, मतलब लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये सर एज ए मैन्युफैक्चरर मुझे मालूम है कि आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। पूरे इंडिया में एक ये शायद ये सिंगल फार्मेसी रहेगी सर,
जहाँ पे एक कॉम्पिटेंट पर्सन आप हो जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करता है। और हम लोग डंके की चोट में कहते हैं कि हमारे पास लोग अथराइज पर्सन है जो मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बनाते हैं। वही पर्सन आयुर्वेदा भी बना सकता है, वही पर्सन एलोपैथी भी बना सकता है, वही पर्सन आपके पास है इलेक्ट्रो होम्योपैथी बनाता है। तो मुझे सर मालूम है कि आप ये काम नहीं करोगे और आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का इंजेक्शन तो नहीं बनाओगे सर। कब तक नहीं बनाएंगे सर? जब तक ये अमेंडमेंट जो आया है, जो पहले का अमेंडमेंट है, गवर्नमेंट बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर गवर्नमेंट कुछ कहती है, रिसर्च में कुछ ये अलाउ करती है, हम लोग अगर क्राइटेरिया फॉलो कर पा रहे हैं, अगर सर आप पैरोजन टेस्टिंग कर पाओगे, आप स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर पाओगे, आप स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर पाओगे, आपके पास इक्विपमेंट हैं और आप कॉम्पिटेंट हो, तो सर आप कीजिए, आप बनाइए। आपको रोक कौन रहा है? आप ड्रग एंड और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को फॉलो कीजिए। एज अ फिजिशियन, मतलब इलेक्ट्रोमोपैथी प्रैक्टिशनर, अगर मैं ये आपसे एडवाइस लूं कि मेरे लिए क्या लीगल एडवाइस है भी, क्या मुझे इलेक्ट्रोमोपैथी इंजेक्शन अपने पेशेंट को इंजेक्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मैं एकदम डायरेक्टली बोलूंगा नहीं करने चाहिए। आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। और नहीं सर, ये मैंने 10 साल की सजा बता रहा हूँ, इतना हो सकती है। उससे ज्यादा अगर कोई पेशेंट का डेथ हो जाए तो बहुत और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, जब और हमारे पास सेफ साइड है तो। सेफ साइड है तो सर एकदम मत करो। और अगर आपको इंजेक्शन ही क्यों चाहिए, जो चीजें वैलिड नहीं है, जो चीजें लीगल नहीं है, वो क्यों चाहिए? और अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो बिना इंजेक्शन का, तो आपको सोचना चाहिए शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपसे रिलेवेंट है इस समय, एज करंट सिनेरियो। एक बार और मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, रिट्रेट करा देता हूँ कि जो पहले के इंजेक्शन थे जो लोग बना रहे थे, वो सारे वैलिड थे। वो सब गवर्नमेंट के एक्ट के पहले जो चीजें चल रही थी, और जब तक गवर्नमेंट एक्टिव नहीं थी सारी चीजें वैलिड थे। 2024 में बैठ के अगर हम लोग बहुत पहले की चीजें फॉलो करेंगे जो बैन हो चुकी हैं, जो लीगल नहीं है, तो प्रॉब्लम होएगा। उसका एग्जाम्पल है आपका आईडीसी। सारे साइंटिफिक क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, पहले कैसे पैथी हुए हैं रिकॉग्नाइज, सर आपको भी मालूम है। तो पहले क्या था, आज हम लोग क्या क्या एविडेंस दे रहे हैं, इसके बाद भी गवर्नमेंट कंसिडरेशन पे कंसिडरेशन पूछ रही है, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट पूछ रही है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो सेफर साइड इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी मैं छोड़ दूंगा प्रैक्टिशनर के विवेक के ऊपर, उनके इंटेलिजेंसी के ऊपर। अगर आपको करना है कीजिए, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, और जो लीगल एक्शन रहेगा या जो मेडिको लीगल रहेगा वो आप देख पाएंगे, तो आप कीजिए। सर लास्ट पॉइंट मैं आपके साइड से आपको कुछ मैसेज है सर, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होएगा और हम लोग ये पार्ट 1 ही है सर। हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों को एटलीस्ट एक वीक में सर आपका टाइम मुझे चाहिए, ताकि हम लोग इन कुछ बहुत सारे टॉपिक हैं जो लोगों को पता होना चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सर। तो हम लोग हर जगह पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, लोग ऑफलाइन का डिमांड कर रहे हैं, हमारी व्यस्तता इतनी है कि पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो सर आप एक लास्ट मैसेज दीजिए कि आप क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंजेक्शन पर एज ए मैन्युफैक्चरर आप क्या, आपका क्या व्यू है और क्या देना चाहते हैं सर? आपका लास्ट पॉइंट है, और इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे वीडियो सर। नहीं सर, बिल्कुल जो है एज अ इलेक्ट्रोमोपैथ जो है, मैं यही कहना चाहूंगा अभी, जब हमारे पास सबलिंगुअल रूट हमारे पास है, माइक्रो डोजेस हमारे पास है, और हमारा जो है डिल्यूशन सिस्टम और डोज एंड डिल्यूशन पर सब कुछ चलता है, तो मुझे नहीं लगता अभी हमें इंजेक्शन जो है यूज करने चाहिए, या मुझे ऐसी नौबत आए भी इंजेक्शन बनाना चाहिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोग डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लोगों की और डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए। इसमें डॉक्टर की भी सेफ्टी है, अगर हमारा फिजिशियन जो है अगर इंजेक्शन लग गया और कहीं लीगल पचड़े में पड़ गया, उसका भी लॉस है। तो मैं एज अ मैन्युफैक्चरर नहीं चाहूंगा भी मैं इलेक्ट्रोमोपैथी इंजेक्शन आज की डेट में मैन्युफैक्चर करूं। अगर कल को कोई रूल रेगुलेशन ऐसा आ जाता है तो सोचा जा सकता है, आज की डेट में नहीं हम इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करने के बारे में ना सोच सकते हैं और ना इसे यूज करने के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। एक बार फिर से सभी लोगों का जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का थैंक यू। आप लास्ट तक देखे हो, शायद आप लोगों को कुछ तो जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को ये हम लोगों का कन्वर्सेशन पसंद आ रहा है तो, और आपको कुछ टॉपिक कुछ डाउट है, तो आप हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व कर लें। इसके साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ कि वी आर द काइंड ऑफ द फैमिली इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आपको कहीं पे भी, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं,
और आपको मेडिको लीगल रिलेटेड कोई भी इश्यू हो रहा है और आपको हमारी ज़रूरत है, तो हमारी जो संस्था है इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी, और हम लोग आपको जितना भी मदद कर सकते हैं करेंगे। आप मेंबर हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हो, हम लोग आपको जरूर मदद करेंगे। इसी के साथ में थैंक यू, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।